हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल फिजिक्स पटना से। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 11B का सारा न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज फ्रॉम द चैप्टर कैलोरीमेट्री, आपके क्लास 10th आईसीएसई के सिलेबस का जो चैप्टर है उसका, है ना। इसके पहले बच्चों मैंने आपको कैलोरीमेट्री का 11A का सारा न्यूमेरिकल्स बता दिया है एंड आई होप कि आपको वो सारे न्यूमेरिकल्स के जो सॉल्यूशंस हैं उनसे मदद मिली होगी और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा कि कैसे किस न्यूमेरिकल को टैकल करते हैं। तो आइए आज इस एक्सरसाइज में हम 12 क्वेश्चंस करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन के साथ साथ डिस्कस करने के साथ साथ हमें आइडिया मिलता जाएगा कि क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, कैसे सोचते हैं कि न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करें, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस अब्सॉर्ब्स इतना हीट एनर्जी टू मेल्ट एंड चेंज इनटू वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए इस पूरे एक्सरसाइज में हमें करना क्या है, चेंज ऑफ फेज, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर का डिस्कशन करने वाले हम इसमें, है ना। और सबसे आसान तरीका बच्चों, आप इसके लिए अब आप जो कैलकुलेशंस करने वाले हैं, फॉर्मूला यूज करने वाले, उसके पहले आप ये एनालाइज करिए कि कौन सा चीज किसमें चेंज होने वाला है। कभी कभार ऐसा हो सकता है, अब जैसे इस क्वेश्चन में आपके पास गिवन है कि हमारे पास 10 ग्राम ऑफ आइस है, हमारे पास आइस है 10 ग्राम जो कितने पे है, 0 डिग्री सेल्सियस पे है, और इसको चेंज किस में होना है, वाटर में चेंज होना है, दैट इज एट 50 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए सबसे पहला काम क्या होगा, ये जो आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये पहले हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करके और चेंज होगा किसमें, वाटर में। तो ये आइस चेंज हो गया वाटर में, दैट इज एट 0 डिग्री सेल्सियस। आपको ये चीज पता होगा बच्चों कि जब भी चेंज ऑफ फेज होता है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर होता है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, ना बढ़ेगा ना कम होगा। ये सारा चीज पूरे के पूरे कैलोरीमेट्री का वन शॉट वीडियो मेरे चैनल पे फिजिक्स पटना से पे आप वो देख सकते हैं, ताकि आपको इस चैप्टर के हर एक टर्म का, हर एक प्रिंसिपल का नॉलेज हो जाए और आप ये न्यूमेरिकल्स फिर आसानी से समझ सकते हैं, है ना। वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस में ये चेंज हो चुका है। अब ये और हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करके और अपना टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करेगा, है ना। जब पूरा का पूरा आइस वाटर में चेंज हो चुका है तो अब और हीट एनर्जी इसको मिले तो ये क्या करेगा, वाटर अपना टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करेगा और 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ के इसका टेम्परेचर आ जाएगा कहां तक, 50 डिग्री सेल्सियस तक। अब बच्चों आपको ये चीज सिर्फ एनालाइज करना है, इसके आगे का काम बिल्कुल सिंपल है, आपको जो फॉर्मूलाज है वो आप यूज करेंगे। अब जरा देखिए, आइस वाटर में चेंज हो रहा है तो यहाँ पे तो चेंज ऑफ फेज हो रहा है, तो चेंज ऑफ फेज के लिए हम हीट का कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, m इंटू एल, जहां पे m है मास और l क्या है, यहाँ पे स्पेसिफिक लेटेंट हीट। कभी ये स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस हो सकता है, कभी स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। अब देखिए ये पहले हो गया, और यहां पे ये फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, कैसे याद रखें, बहुत सिंपल सा तरीका है बच्चों। जब भी चेंज ऑफ फेज होता है तो टेम्परेचर में तो कोई चेंज होता ही नहीं है, मतलब डेल्टा टी वाला जो हमारा ये पार्ट होता था इसका यहां पे कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ये क्यू का फॉर्मूला mc डेल्टा टी हम सिर्फ कब यूज करते हैं, जब चेंज इन टेम्परेचर हो, राइज इन टेम्परेचर या फॉल इन टेम्परेचर। तो अब जैसे आपको यहां पे दिख रहा है कि वाटर का टेम्परेचर 0 से बढ़ के कहां तक आ गया, 50 डिग्री सेल्सियस तक। तो अब यहां पे हम हीट एनर्जी के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे mc डेल्टा टी, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, जबकि यहां पे चेंज इन टेम्परेचर तो हो ही नहीं रहा, आइस भी 0 पे था और मेल्ट करके वाटर में चेंज हुआ जो कि 0 डिग्री सेल्सियस भी है। तो इस वक्त हम mc डेल्टा टी नहीं यूज करते, ml यूज करते हैं, है ना। अब बच्चों इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये हमें दिख रहा है कि टोटल हीट एनर्जी आइस को कितना अब्सॉर्ब करना पड़ा था, इतना 5460। तो हम क्या करने वाले हैं, हमें फाइंड क्या करना है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस हमें फाइंड करना है, मतलब ये चीज, ये L का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो टोटल ऐसे लिख देते हैं, Q टोटल, टोटल हीट एनर्जी कितना लगा आइस को ये सारा चीज होने में, 5460 जूल। और ये Q टोटल क्या हो जाएगा, चलिए मैं इसका नाम दे देता हूं, Q1, जो पहले पिघलने के लिए आइस को हीट का जरूरत था वो था Q1, और फिर वाटर का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए था वो था Q2। तो हम ऐसा लिख सकते Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 5460 जूल। Q1 का वैल्यू हम रख लेते हैं, दैट इज m इंटू एल, प्लस Q2 की जगह रखेंगे mc डेल्टा टी, है ना। अब देखिए बच्चों यहाँ पे मास हमारे पास गिवन है, मास कितना है, 10 ग्राम ऑफ आइस है हमारे पास, है ना। मैं यहां लिख देता हूं, मास ऑफ आइस हमारे पास कितना था, दैट वाज 10 ग्राम। अब देखिए सबसे बड़ी गलती यहां पे क्या होती है बच्चों से,
कि यहाँ पे 10 ग्राम दिया गया है, मास का यूनिट क्या है, ग्राम, जबकि यहाँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर का आपको दिख रहा होगा, ये क्या है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, है ना। तो आपको या तो आप दो में से कोई एक काम कर सकते हैं, या तो आप इस ग्राम को केजी में चेंज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे केजी पर केजी दिख रहा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में, ये चीज आपको बस ध्यान रखना है। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 10 ग्राम को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो केजी में आ जाएगा, मतलब 0.01 केजी, है ना, ये कर सकते हैं आप। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये मास हमारा हम यहां पे रखेंगे। अब ये आइस चेंज होके वाटर में चेंज हो रहा है, तो मास पहले जितना था ये 0.01 केजी, वही मास यहां पे भी लेंगे हम, है ना। तो ये मास हम कॉमन ले सकते हैं, यहां से 0.01 केजी जो है हमारा मास हम कॉमन ले लेते हैं। चलिए एक स्टेप में आपके लिए और लिख देता हूं, 0.01 केजी मल्टीप्लाइड बाय एल का वैल्यू तो पता करना है, फिर 0.01 केजी और इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय सी का वैल्यू हमें दिया गया 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। और डेल्टा टी आपको दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे डेल्टा टी कितना है, 0 से बढ़ के कितना आ गया 50 डिग्री सेल्सियस। अब आपको ये पता होगा कि हम बोले कि किसी बॉडी का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से बढ़ रहा है या 50 केल्विन से बढ़ रहा है, दोनों का सिग्निफिकेंस एक ही है। तो हम यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस की जगह क्या लिख देते हैं कि टेम्परेचर डेल्टा टी क्या हो गया 50 केल्विन, एंड इट इज इक्वल टू 5460 जूल, है ना। अब देखिए यहां से मास हम कॉमन ले सकते हैं, तो 0.01 कॉमन ले लेंगे, बचा क्या, ये L दैट इज स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, जो हमें पता करना है ना, और प्लस दैट विल बी ये हमारा 4200 मल्टीप्लाइड बाय 50, इधर आ गया आपका 5460। अब बच्चों आपको दिख रहा होगा कि यहां से हम ये L प्लस इसको आप सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 21 और ये 3 जीरोस और आएंगे, 42 इंटू 5 करेंगे तो 210, 2 जीरो इधर 1 जीरो इधर, तो 3 जीरो आ गया, ये चीज उधर डिवीजन में चला जाएगा, तो 5460 डिवीजन में 0.01। तो आपको यहां से दिख रहा होगा हम क्या करेंगे, ये डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो जाएंगे, मतलब 5460 तो था ही, 2 जीरो और ऊपर आएंगे डेसिमल हटाने पे, तो और 2 जीरो, और फिर ये जो प्लस में था 2,10,000 ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया इतना वैल्यू, है ना। आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो इट विल बी दिस मच वैल्यू, है ना, जूल पर केजी। अब देखिए सारा चीज हमने ऐसा यूनिट में रखा है, सारा चीज हमने ऐसा यूनिट में रखा है, इसीलिए स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस भी किसमें है, ऐसा यूनिट में, मतलब जूल पर किलोग्राम में पर केजी, है ना। आई होप बच्चों इससे आपको कॉन्सेप्ट आपका कुछ बढ़िया हुआ होगा कि हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स को। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, हर एक क्वेश्चन के साथ हमारा नया नया जो टेक्निक है हम सीखते जाएंगे। और बच्चों आप इसको वीडियो को पॉज करके जो आपका सॉल्यूशन है उसको आप नोट कर सकते हैं, है ना। चलिए, हाउ मच हीट एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन 5 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस चेंजेस इनटू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए कभी कभार ऐसा होता है कि आपका, जैसे आप यहां पे देख रहे हैं कि यहां पे हमें कितने स्टेप्स में काम करना पड़ा, 2 स्टेप्स में, कभी कभार हो सकता है कि 3 स्टेप्स हो जाए, कभी 4 स्टेप्स हो जाए, है ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, आपको तरीका पता चल गया है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है वाटर दैट इज एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए वाटर है हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस पे, और इसको चेंज किस में करना है, आइस में 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो देखिए अब सबसे पहले क्या होगा, वाटर हीट एनर्जी लूज करके और अपना टेम्परेचर कम करेगा। तो पहले ये वाटर अपना हीट एनर्जी लूज करके और अपना टेम्परेचर कम करने लगेगा, कम करके कहां तक आएगा, 0 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब अपने फ्रीजिंग टेम्परेचर तक। अब अगर ये और हीट एनर्जी लूज करे तब ये किस में चेंज हो जाएगा, तब ये चेंज हो जाएगा आइस में, दैट विल बी आल्सो एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब आपको दिख रहा है बच्चों यहाँ चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, तो यहाँ हम हीट के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, mc डेल्टा टी, और यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज ऑफ फेज, तो यहाँ हम हीट का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, m इंटू एल, वेरी सिंपल। अब देखिए आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ पे ये सारा चीज गिवन है, हाउ मच हीट एनर्जी रिलीज, मतलब आपको टोटल हीट एनर्जी कितना ये रिलीज कर रहा है वाटर टू चेंज इनटू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये पता करना है। तो आप क्या करेंगे, Q टोटल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, Q1 प्लस Q2, मतलब पहले ये हीट एनर्जी लूज कर रहा था वाटर अपना टेम्परेचर कम करने के लिए, और फिर वाटर चेंज होने के लिए आइस में जो हीट एनर्जी लूज करता है दैट इज Q2। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, Q1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, mc डेल्टा टी प्लस ml, Q2 के लिए ml।
अब यहां से बच्चों आपको दिख रहा होगा एम तो कॉमन ले सकते हैं, और मास का हमारा वैल्यू दिया गया 5 ग्राम, तो मैं एक काम करता हूं एम कॉमन ले लेते हैं, बचा सी डेल्टा टी प्लस एल। तो मास का वैल्यू हमारा 5 ग्राम है, और बच्चों इस बार हम इसको ग्राम में ही छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा होगा जूल पर ग्राम पर केल्विन या जूल पर ग्राम, इसीलिए इस बार मास को चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब सी का वैल्यू क्या है आपका? सी का वैल्यू दिया गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दिया गया है, देखिए कितना है 4.2, और डेल्टा टी आपको दिख रहा है 20 से कम होकर 0 तक आया, मतलब 20। तो 20 डिग्री सेल्सियस की जगह हम क्या लिखेंगे बच्चों? 20 केल्विन, क्योंकि यहां पे केल्विन दिख रहा है ना। प्लस स्पेसिफिक लेटेंट हीट का वैल्यू दिया गया 336। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू, जैसे ये 5 ग्राम है, ये हो गया 84 प्लस 336, और ये आपका आ जाएगा वैल्यू, इट विल बी इतना, है ना। तो इट विल बी 2100 जूल। इतना हीट एनर्जी टोटल लूज करना पड़ेगा वाटर को, ताकि वो किस में चेंज हो जाए? आइस में चेंज हो जाए एट 0 डिग्री सेल्सियस। एक चीज और बच्चों, जब भी आपको आइस का टेम्परेचर कुछ दिया जाता है क्वेश्चन में, जैसे अभी हम देखेंगे कि आइस इज एट -10 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री सेल्सियस, अगर ऐसा कुछ नहीं बोला गया है तो आइस का टेम्परेचर आप 0 डिग्री सेल्सियस ले सकते हैं, अगर आइस का कोई टेम्परेचर नहीं दिया गया है तो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए क्वेश्चन देखने में इतना बड़ा लग रहा है इसमें कुछ भी नहीं। मोल्टन मेटल है हमारे पास, मोल्टन मेटल का मास दिया गया 150 ग्राम, और इसको इसके मेल्टिंग पॉइंट में ही रखा गया। अब जैसे मान लीजिए ये है, ये हमारा कोई सा भी मेटल है मान लेते हैं, और ये मेल्ट कर चुका है, और ये अभी अपने मोल्टन स्टेट में है ना, और इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना? 800 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये मेल्ट करके अभी जस्ट मेल्ट किया ही है, और अभी अपने मेल्टिंग पॉइंट में 800 डिग्री सेल्सियस पे ही है। तो और इसको करना क्या? व्हेन इट इज अलाउड टू फ्रीज एट द सेम टेम्परेचर। आपको शायद पता हो बच्चों कि जिस टेम्परेचर पे कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, उसी टेम्परेचर पे वो लिक्विड फ्रीज होके वापस सॉलिड में चेंज हो जाता है। तो हमसे बोला क्या जा रहा है, ये मोल्टन मेटल है जिसका मास है जो अभी अपने इस पे है, तो मैं ऐसे लिख देता हूं, ये मेटल जो है वो ऐसे थोड़ा आपके समझने के लिए लिख देते हैं, मोल्टन मेटल अभी कितने पे है? 800 डिग्री सेल्सियस पे। अब देखिए होगा क्या, पहले ये मोल्टन मेटल जो है ये हीट एनर्जी लूज करके और पहले क्या करेगा? फ्रीज करेगा, मतलब लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में चेंज होगा। तो मैं यहां लिख देता हूं, मोल्टन मेटल था, इसको चेंज किस में होना है? सॉलिड मेटल में, मतलब फ्रोजन स्टेट में आना है इसको। तो ये और ये सारा चीज चलेगा सेम टेम्परेचर पे, क्योंकि आपको पता है जब भी चेंज ऑफ फेज होता है तो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये अब कितना हीट एनर्जी लूज कर रहा है, ये देखिए दिया गया आपके पास 75,000 जूल। इतना हीट एनर्जी लूज करके ये मोल्टन मेटल अपने सॉलिड फॉर्म में चेंज हो चुका है ना। अब आपको फाइंड क्या करना है, देखिए व्हाट इज द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ द मेटल। अब बच्चों आपको पता है कि जब भी ऐसा चेंज ऑफ फेज होता है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं हीट का? M×L, और हीट हमारे पास दिया गया 75,000 जूल। तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, ये हीट की जगह रख लेते हैं 75,000 जूल इक्वल टू M×L। मास ऑफ मोल्टेन मेटल आपके पास दिया गया है 150 ग्राम दिया गया है, और L का वैल्यू आपको पता करना है कि स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ द मेटल कितना है। तो आप यहां से फाइंड कर सकते हैं, ये इधर आ जाएगा तो इट विल बी 50 जूल पर ग्राम, है ना। अब ये देखिए ये आपका एक मिनट, इट विल बी यहां से 1 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, और फिर ये आ जाएगा 500। कुछ शायद छूटा है बच्चों, हाँ 1 0 यहां पे छूटा है, वही मैं सोच रहा था कि क्या गड़बड़ी है। चलिए कोई बात नहीं, 75,000 जूल था इधर, और ये हो गया। तो यहां से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी 500 जूल पर ग्राम। तो दैट इज आवर स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ द मेटल। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में क्या, ये हमारा पहला पार्ट था, सब पार्ट ए। सब पार्ट बी में क्या बोला गया है, इफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल इज इतना, how much additional heat energy will the metal give out in cooling to -50 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए अब क्या बोला गया कि और कितना हीट एनर्जी ये लूज करेगा मेटल। देखिए मोल्टन से सॉलिड स्टेट में आ चुका है, अब और कितना हीट एनर्जी ये सॉलिड मेटल लूज करेगा ताकि इसका टेम्परेचर 800 से कम होके कहां तक आ जाए? -50 डिग्री सेल्सियस तक।
तो बच्चों ये वाला पार्ट मैं हटा रहा हूं थोड़ा, आप इसको कॉपी कर लीजिएगा पॉज करके। अब क्या होने वाला है देखिए, हमसे बोला गया कि सॉलिड मेटल को और हीट एनर्जी लूज करके और अपना टेम्परेचर कम करना है, और कहां तक आ जाना है, 800 से कम होके कहां, -50 डिग्री सेल्सियस तक। अब आपको दिख रहा है कि यहां पे तो चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, तो यहां हम हीट का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, mc डेल्टा टी, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर है। तो देखिए आप क्या करेंगे, तो हीट का फॉर्मूला हमने लगाया mc डेल्टा टी, मास का वैल्यू हमें पता है कितना है, 150 ग्राम है, और c का वैल्यू हमें दिया गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल दिया गया। अब देखिए बच्चों, यहां जूल पर केजी पर केल्विन दिया गया, लेकिन हमारा मास किस में है, ग्राम में। तो हम पहले इसको चेंज कर लेंगे केजी में, किलोग्राम में 1000 से डिवाइड करके। तो एम सी का वैल्यू हम यहां से लिख सकते हैं 200 जूल पर केजी पर केल्विन, है ना। और डेल्टा टी 800 से कम हो गया है -50 तक, मतलब कितना हो गया डेल्टा टी। अब बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको ऐसे में कंफ्यूजन लगे ना, तो आपने बचपन से पढ़ा है कि जो चीज बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस करते हैं। तो बड़ा कौन है, 800, तो 800 में से हम माइनस करेंगे किसको, -50 को, तब तो पता चलेगा कि टेम्परेचर कितना चेंज हुआ। तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो कितना आ जाएगा, 850। तो ये आ गया हमारा 850। अब 850 डिग्री सेल्सियस की जगह हम 850 केल्विन भी लिख सकते हैं कि इतने से चेंज हो गया, 850 डिग्री सेल्सियस से चेंज हो गया या 850 केल्विन से चेंज हो गया, हम दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहां से आपका हीट का वैल्यू आ जाएगा बच्चों, और ये सारा चीज आपने लिया है ऐसा यूनिट में सब कुछ, तो आपका हीट भी किस में आएगा, जूल में, मतलब ऐसा यूनिट में। तो आपको यहां से दिख रहा होगा 2 0 और 1 0, 3 0, ये कैंसिल हो गया, तो यहां से बचेगा 30 मल्टीप्लाइड बाई 850, इट विल बी 2500 जूल, है ना, 25500 जूल, है ना। आई होप कि आपको ये सारा चीज समझ में आ रहा हो। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये दिया गया है रेफ्रिजरेटर के बारे में, कन्वर्ट्स 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस टू आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब रेफ्रिजरेटर का काम क्या है, ये हीट एनर्जी एक्सट्रैक्ट करता है, किसी भी चीज से खींचता है और उसको ठंडा करता है। तो हमारे पास है 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो वाटर का टेम्परेचर कितना है, वाटर इज एट 20 डिग्री सेल्सियस, और इसको चेंज किस में करना है, आइस में एट -10 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए आ गया ना, जब आइस का दिया जाता है टेम्परेचर कि आइस -10 डिग्री सेल्सियस पे है या -50 पे है, तो आप वो लेते हैं, कुछ नहीं बोला गया तो आप आइस को क्या मान के चलेंगे कि आइस कितने पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। तो ये वाटर पहले हीट एनर्जी लूज करके और अपना टेम्परेचर कम करेगा, 20 से आ जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। अब जब इसका टेम्परेचर कम होकर फ्रीजिंग टेम्परेचर तक आ गया 0 डिग्री सेल्सियस पे, अब अगर ये हीट एनर्जी लूज करे तब ये किस में चेंज हो जाएगा, आइस में चेंज हो जाएगा, दैट विल बी एट 0 डिग्री सेल्सियस। चेंज ऑफ फेज हो रहा है ना, तो देखिए टेम्परेचर रुक गया 0 पे ही। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब ये आइस और हीट एनर्जी लूज करे तो ये अपना टेम्परेचर कम करने लगेगा, और कहां तक आ जाएगा, -10 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए बच्चों 3 स्टेप्स आ गया ना, 3 आए, 3 की जगह 5 स्टेप आ जाए कोई दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ ये सोचना है कि कब कब टेम्परेचर में चेंज हो रहा है और कब कब फेज, मतलब स्टेट ऑफ मैटर में चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा वाटर आइस में चेंज हो चुका है, तो आइस का फिर टेम्परेचर कम होने लगा, 0 से कम होके कहां तक चला गया, -10 डिग्री सेल्सियस तक, है ना। और ये सारा कुछ होने में टाइम कितना लगा, 73.5 मिनट। हमें फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ हीट एक्सट्रैक्शन इन वॉट। कभी कभार क्या होता है बच्चों कि लैंग्वेज पढ़ के आपको क्वेश्चन में कुछ क्लियर अगर नहीं हो पाता है, तो लुक फॉर द यूनिट, यूनिट देख के आपका काम हो जाएगा। वॉट दिख रहा है ना, वॉट दिख रहा है मतलब ये तो पावर का यूनिट है, तो आपको क्या बोला जा रहा है, रेफ्रिजरेटर का पावर फाइंड करने के लिए, है ना। चलिए आगे देखते हैं अब क्या करेंगे। तो पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं कि रेफ्रिजरेटर को टोटल हीट एनर्जी कितना एक्सट्रैक्ट करना पड़ा है वाटर से, ताकि ये वाटर किसमें चेंज हो जाए, आइस में एट -10 डिग्री सेल्सियस। अब आपको दिख रहा होगा यहां से कि चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, तो यहां कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, mc डेल्टा टी। फिर यहाँ चेंज ऑफ फेज हो रहा है तो कौन सा फॉर्मूला, ml। और फिर यहाँ चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है तो कौन सा फॉर्मूला, mc डेल्टा टी, है ना। बस फर्क ये है कि यहाँ पे ये C क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, और यहां ये C क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम पहले हीट एनर्जी फाइंड कर लेते हैं, टोटल हीट एनर्जी दैट इज एक्सट्रैक्टेड बाय रेफ्रिजरेटर विल बी mc, W लिख देते हैं ताकि ये क्लियर रहे कि ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसका है, वाटर का, तो mc W, और यहाँ mci लिख देते हैं, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस, तो I यहां लिख देते हैं, और डेल्टा T प्लस
इसमें क्या करेंगे ml, चेंज ऑफ फेज हो रहा है, फिर mci डेल्टा टी, और यहां से मास तो हर जगह वही रहेगा बच्चों, क्योंकि ये 100 ग्राम ही तो चेंज हो रहा है ना, तो 100 ग्राम हम मास यहां से कॉमन ले लेते हैं, m तीनों में से कॉमन ले लिया, बचा गया Cw का वैल्यू क्या, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर हमारे पास दिया गया है 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन, इसीलिए इस मास को ग्राम से चेंज करने की जरूरत नहीं है किलोग्राम में। तो 4.2 डेल्टा टी देखिए कितना, 20 से 0 तक आया, मतलब कितना 20 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया या 20 केल्विन से कम हो गया, प्लस एल का वैल्यू आपके पास दिया गया 336 जूल पर ग्राम, और प्लस CI मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस इज गिवन, दैट इज 2.1 जूल पर ग्राम पर केल्विन, और डेल्टा टी देखिए क्या हो गया, 0 से कम होके कहां तक आए, -10 तक, तो 0 में से -10 को माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, मतलब कितना टेम्परेचर में चेंज हुआ, 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन। अब देखिए ये सारा कुछ आप सॉल्व करेंगे तो आपको टोटल हीट एनर्जी एक्सट्रैक्टेड बाय रेफ्रिजरेटर पता चल जाएगा। आप, मैं थोड़ा सॉल्व कर देता हूं आपके लिए, ये हो जाएगा 84 प्लस 336 प्लस 21, ये सारा चीज आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आएगा आपका हीट एनर्जी जूल में, और फिर आप क्या करेंगे, पावर फाइंड करना है ना, इन वॉट फाइंड करना है, मतलब क्या कि पावर फाइंड करना है किसका, रेफ्रिजरेटर का, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी बाय टाइम, तो यहां कौन सा एनर्जी ले रहे हैं हम, हीट एनर्जी, तो हीट एनर्जी बाय टाइम, तो हीट एनर्जी आप ये सॉल्व करेंगे जो भी है, चलिए एक स्टेप में और कर देता हूं आपके लिए, ये हो जाएगा बच्चों 4 और ये 441 है ना, और ये इसको आप डिवाइड करेंगे किससे, टाइम आपके पास गिवन है देखिए किसमें, 73.5 मिनट, तो वॉट में चाहिए ना, तो ये चीज जूल में तो आ चुका है, तो आप पहले इसको मिनट को किसमें चेंज कर देंगे, सेकंड में, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 73.5 मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये सारा चीज आप सॉल्व करेंगे बच्चों, तो आपका जो पावर आएगा वो किस में आएगा, जूल पर सेकंड मतलब वॉट में आएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार मैं यहां जरा ये चेक कर लेता हूं, सही, ठीक है, आप इसको सॉल्व करके वैल्यू ला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है बच्चों, एक्सपेरिमेंट है जिसमें 17 ग्राम ऑफ आइस है हमारे पास, इज यूज्ड टू ब्रिंग टेम्परेचर ऑफ 40 ग्राम ऑफ वाटर एट 34 डिग्री सेल्सियस टू इट्स फ्रीजिंग टेम्परेचर। अब देखिए हमारे पास एक तरफ दिया गया आइस, आइस के बारे में कुछ नहीं बोला गया है ना, देखिए आइस के बारे में कुछ बोला है कितने टेम्परेचर पे, नहीं, तो हम आइस को कितने पे लेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस, और इसके साथ हम इसको हमने किसके साथ मिक्स किया है, वाटर के साथ, और वाटर कितने पे है, 34 डिग्री सेल्सियस पे। अब देखिए करना क्या है, इस वाटर जो ये जो 34 डिग्री सेल्सियस पे, इस वाटर को कहां तक ले जाना है, ठंडा करके कहां तक ले जाना है, फ्रीजिंग टेम्परेचर तक, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस तक, तो वाटर का टेम्परेचर 34 से कम करके कहां तक लाना है, 0 डिग्री सेल्सियस तक लाना है, तो ये लेगा, ये हीट एनर्जी लूज करेगा और आइस हीट एनर्जी गेन करेगा, जो हीट एनर्जी ये लूज करेगा वही हीट एनर्जी ये आइस गेन करेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे देखिए, अब ये वाटर जब 0 डिग्री सेल्सियस पे आ चुका है तो ये और हीट एनर्जी लूज नहीं कर सकता, क्योंकि इसके बाद ये करेगा लूज तो ये खुद ही आइस में चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और ये हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करके ये किस में चेंज हो जाएगा, वाटर में, दैट विल बी एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास दोनों का मास दिया गया, हम पहले लिख लेते हैं, मास mi मतलब मास ऑफ आइस इज 17 ग्राम, और मास ऑफ वाटर हमारे पास दिया गया mw लिख लेते हैं, दैट इज 40 ग्राम, है ना। तो जितना हीट एनर्जी ये लूज करता है पहले ये देख लेते हैं। तो इसके पहले बच्चों आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, जब भी न्यूमेरिकल बनाते हैं तो जो प्रिंसिपल, जो लॉ हम यूज कर रहे हैं उसमें वो लिख देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या होगा, हीट लॉस्ट बाय वाटर किसके इक्वल हो जाएगा, हीट गेन्ड बाय आइस, है ना। तो हीट लॉस्ट बाय वाटर कितना हुआ देखिए, इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना, तो हम यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, mc डेल्टा टी, तो mw cw डेल्टा टी, और इधर ये आइस क्या कर रहा है, ये अब्सॉर्ब करके ये किसमें चेंज हो गया, वाटर में, 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसका कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ml, क्योंकि चेंज ऑफ फेज हो रहा है ना। तो ये MIL,
अब देखिए यहाँ पे मास दिया गया हमारे पास 17 ग्राम, ये थोड़ा मैं ऐसे कर देता हूँ, मास दिया गया 17 ग्राम। CW मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर हमारे पास दिया है 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन, इसीलिए इस बार मास को चेंज करने की जरूरत नहीं है, ग्राम का ग्राम में ही छोड़ दिया। डेल्टा टी देखिए 34 से कम होके कहां तक आया, 0 तक, मतलब 34 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया इसका टेम्परेचर, या 34 केल्विन भी बोल सकते हैं। मास ऑफ आइस हमारे पास गिवन है, कितना है, एक मिनट बच्चों, यहाँ पे ये मास ऑफ वाटर जो है, ये मास ऑफ वाटर लेंगे ना यहाँ पे, तो दैट इज 40 ग्राम, 40, और मास ऑफ आइस है हमारे पास 17 ग्राम, मल्टीप्लाइड बाई एल का वैल्यू, अच्छा आपको फाइंड करना है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस फाइंड करना है, तो एल का वैल्यू हमें फाइंड करना है। अब देखिए यहां से आपको दिख रहा होगा, ये तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 168, और यहां से ये बच्चों ये 17 से 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा 34, ये इतना आ गया। अभी देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट इज 336 जूल पर ग्राम, है ना, क्वाइट सिंपल। जो क्वेश्चन आपको बड़ा दिखता है ना बच्चों, तो बड़ा देख के घबराइएगा मत, क्योंकि वो, अब देखिए इसमें 3 लाइन, यहां से जो शुरू हुआ है इस लाइन से ये यहां तक, क्या है, ये तो इसके बारे में डेटा दिया गया कि ये चीज आपको यूज करना है ना। अजम्पशन पूछा गया, तो अजम्पशन क्या है, नो हीट इज लॉस्ट इन द सराउंडिंग, क्योंकि जितना हीट एनर्जी ये वाटर लूज कर रहा है उतना ही हीट एनर्जी ये आइस गेन करता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिजल्ट निकाला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये। इस क्वेश्चन में मैक्सिमम लोगों को दिक्कत आती है, लेकिन है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। हम देखते हैं इसमें क्या, कहां क्या जा रहा है, क्या करना है हमें, फाइंड करना है, फाइंड द रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग 10 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। देखिए आइस कितने पे है, -10 डिग्री सेल्सियस पे, और इसको किसके साथ मिक्स कर रहे हैं, 10 ग्राम ऑफ वाटर के साथ मिक्स कर रहे हैं, दैट इज एट 10 डिग्री सेल्सियस। वाटर कितने पे है, 10 डिग्री सेल्सियस पे है, और उसके साथ क्या मिक्स किया है, आइस मिक्स किया है, जो कि कितने पे, -10 डिग्री सेल्सियस पे। अब इसका रिजल्ट निकालना है, रिजल्ट निकालने का मतलब कितना आइस मेल्ट करेगा, या फाइनल टेम्परेचर क्या होगा इस मिक्सचर का, ये सारा चीज। अब बच्चों ऐसे क्वेश्चन में ना हम क्लूलेस हैं अभी फिलहाल कि कितना आइस मेल्ट करेगा। हमारे पास देखिए आइस कितना है, दोनों 10-10 ग्राम है, मैं यहां लिख देता हूं, मास ऑफ आइस कितना है, 10 ग्राम, और जो हम वाटर ले रहे हैं उसका भी मास कितना है, इधर लिख लेते हैं, मास ऑफ वाटर भी कितना है, 10 ग्राम। अब हमें कुछ पता ही नहीं है कि 10 ग्राम में से पूरा 10 ग्राम मेल्ट कर जाएगा, या 2 ही ग्राम मेल्ट करेगा, या 5 ग्राम मेल्ट करेगा, कुछ नहीं पता है। ऐसे क्वेश्चन में आप पहले ये ढूंढिए कि टोटल हीट एनर्जी अवेलेबल कितना है हमारे पास। तो देखिए हीट एनर्जी देने वाला कौन है, वाटर, तो ये वाटर पहले हीट एनर्जी लूज करके और अपना टेम्परेचर कम करने लगेगा, और कहां तक आ जाएगा, 10 से कम होके आ गया 0 डिग्री सेल्सियस तक। इसके बाद ये हीट एनर्जी लूज नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके बाद अगर ये हीट एनर्जी लूज करे तो ये खुद ही आइस में चेंज हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास टोटल हीट एनर्जी अवेलेबल कितना है, हम पहले ये फाइंड कर लेते हैं। तो हीट अवेलेबल जो कि हमें कहां से मिल रहा है, वाटर से मिल रहा है। अब आपको दिख रहा है यहां चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, कौन सा फॉर्मूला लगा, MC डेल्टा टी, है ना। तो हम यहां पे MW CW डेल्टा टी, MW मास ऑफ वाटर 10 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दिया गया 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन, इसलिए मास को चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ा। डेल्टा टी देखिए 10 से कम होकर 0 तक, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा, हम सॉल्व करेंगे तो 420 जूल आएगा, मतलब टोटल हीट एनर्जी अवेलेबल हमारे पास 420 जूल ही है। अब इसमें से जो होना है हो जाए, इसमें से जितना आइस को मेल्ट करना है कर जाए, क्योंकि टोटल हीट तो उतना ही है भाई। उसके बाद अगर ये हीट लूज करेगा तो ये खुद ही आइस बन जाएगा, है ना। अब देखिए सबसे पहला काम क्या होगा, पहले ये आइस हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, वाटर से हीट लेगा और अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा, -10 से कहां तक आएगा, 0 तक आएगा, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इसका, 0 डिग्री सेल्सियस। तो पहले ये -10 से बढ़ता हुआ अपने मेल्टिंग पॉइंट तक आया, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस तक, है ना। तो पहले इसमें कितना हीट एनर्जी लगेगा ये फाइंड कर लेते हैं, ml, क्योंकि चेंज इन MC डेल्टा टी, क्योंकि यहां पे चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, तो आपको दिख रहा होगा ये मास किसका लेगा, आइस का, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी आइस का, चेंज इन टेम्परेचर। तो हम ये फाइंड कर लेते हैं कि हीट गेन्ड बाय आइस फॉर राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आइस को पहले कितना हीट एनर्जी चाहिए, वो देखिए तो MICI डेल्टा टी, मास ऑफ आइस 10 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस दिया गया है 2.1 जूल पर ग्राम पर केल्विन।
तो 2.1। और डेल्टा टी देखिए कितना है, कितना बड़ा है, -10 से आ गया 0 पे, मतलब कितने से बढ़ गया, तो बड़ा ये 0 है ना, 0 में से माइनस करिए किसको, -10 को, तो ये आ जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 210 जूल। अब देखिए 210 जूल तो यहीं पे लग गया, तो अब हमारे पास हीट बचा कितना, हीट लेफ्ट टोटल था 420, जिसमें से कि 210 तो यूटिलाइज हो गया आइस का टेम्परेचर बढ़ाने में, तो बचेगा क्या, 420 माइनस 210, मतलब 210 जूल बचा। अब इस 210 जूल में से जितना आइस को मेल्ट करना है ये मेल्ट कर जाए। हमें पता ही नहीं कितना आइस मेल्ट करेगा, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, कितना, तो हम मान लेते हैं लेट m मास ऑफ आइस मेल्ट्स। कितना आइस मेल्ट करता है हमें नहीं पता है, तो हमने मान लिया कि कितना आइस मेल्ट कर रहा है, m मास ऑफ आइस दैट मेल्ट्स इज m। तो मेल्ट करने के लिए इसको कितना हीट एनर्जी का जरूरत पड़ेगा, तो चेंज ऑफ फेज आ गया, तो चेंज ऑफ फेज के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, ml। तो अब हमारे पास यही हीट बचा है, तो चेंज इन फेज के लिए हीट का फॉर्मूला ml, दैट इज इक्वल टू इतना ही हीट बचा है। और मास ऑफ आइस कितना मेल्ट करेगा ये हमने m लेट कर लिया है, m इंटू एल का वैल्यू दिया गया बच्चों 336 जूल पर ग्राम, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। अब यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो m का वैल्यू आ जाएगा आपका 210 बाई 336 इतना ग्राम। इसको आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो इट विल बी 0.625 ग्राम। इतना आइस मेल्ट किया, सिर्फ इतना, 10 ग्राम में से सिर्फ कितना आइस मेल्ट किया, उतना, मतलब 9.375 ग्राम आइस अभी तक मेल्ट नहीं किया, करेगा ही नहीं। तो ऑब्वियसली अगर पूरा का पूरा आइस मेल्ट नहीं किया तो अभी टेम्परेचर कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जब पूरा का पूरा आइस मेल्ट कर जाता तब टेम्परेचर में राइज शुरू होता वाटर के, लेकिन अभी पूरा आइस मेल्ट किया ही नहीं, अभी हमारे पास इतना ही आइस मेल्ट किया है, तो अभी टेम्परेचर कितना शो करेगा, 0 डिग्री सेल्सियस हमारे मिक्सचर का, है ना बच्चों। बहुत अच्छा सवाल था ये, और इसमें बच्चों को यही दिक्कत आती है कि सर क्लूलेस हैं, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा क्या करें। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीस ऑफ आइस है, 40 ग्राम आइस है हमारे पास, और इसको 200 ग्राम ऑफ वाटर के साथ मिक्स कर दिया। चलिए आइस है, आइस कितना है, अब देखिए आइस का कोई टेम्परेचर नहीं दिया ना यहाँ पे, तो कितना लेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस। मास ऑफ आइस दिया गया, लिख लेते हैं, मास ऑफ आइस है हमारे पास 40 ग्राम, जिसको हमने वाटर के साथ मिक्स किया है, और वाटर कितने पे था, 50 डिग्री सेल्सियस पे। अब देखिए, और इसका मास दिया गया हमारे पास, मैं यहां लिख देता हूं, मास ऑफ वाटर हमारे पास दिया गया है 200 ग्राम। कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर। तो फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर व्हेन ऑल द आइस हैज मेल्टेड, पूरा आइस मेल्ट कर गया, मतलब 40 का 40 ग्राम मेल्ट कर गया। तो अगर 40 का 40 ग्राम मेल्ट कर गया, मतलब चेंज ऑफ फेज ओवर हो गया, तो उसके बाद तो टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, है ना। तो हमें फाइनल टेम्परेचर नहीं पता है बच्चों, तो हम लेट कर लेते हैं कि फाइनल टेम्परेचर जो है हमारा इस मिक्सचर का वो है T, फाइनल टेम्परेचर। अब देखिए होगा क्या, पहले ये आइस हीट एनर्जी लेगा, अब्सॉर्ब करेगा, और ये चेंज किस में हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे, मेल्टिंग पॉइंट पे, तो ये चेंज होना शुरू हो जाएगा किस में, वाटर में, एट 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। फिर अब ये वाटर 0 डिग्री पे है, अब ये और हीट एनर्जी, देखिए फाइनल टेम्परेचर T है, ये जो मिक्सचर है ना आइस और वाटर दोनों को मिला के, तो जो फाइनल टेम्परेचर हुआ दोनों का म्यूचुअल टेम्परेचर, वो कितना हमने लेट किया, T। तो आइस पहले वाटर में चेंज हुआ, अब ये वाटर और हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, गेन करेगा, और अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा, और कहां तक आ जाएगा, 0 से बढ़ के कहां तक आ गया, T डिग्री सेल्सियस, है ना। अब ये वाटर क्या करेगा, देखिए ये तो 50 डिग्री सेल्सियस पे तो हॉट था ये, तो ये हीट एनर्जी लूज करके और अपना टेम्परेचर कम करने लगेगा, और अपना टेम्परेचर कम करके देखिए कहां तक आएगा, फाइनल टेम्परेचर क्या है, T, तो 50 से कम होके आया कहां तक, T तक, है ना। अब देखिए क्या करेंगे, आपको पता है जितना हीट एनर्जी ये वाटर लूज कर रहा है उतना हीट एनर्जी ये गेन कर रहा है। आइस पहले वाटर में चेंज हुआ, फिर अपना टेम्परेचर बढ़ाया, अब यहाँ चेंज ऑफ फेज हो रहा है, तो यहाँ पे ml लेंगे हीट का फॉर्मूला, और यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है mc डेल्टा। तो आप फिर से वही लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट गेन्ड बाय आइस इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय वाटर। तो मैं यहां लिख देता हूं, हीट गेन्ड बाय आइस कितना हो जाए, देखिए पहले ये लेगा तो ml प्लस, मैं यहां लिख देता हूं m
आई, यहां पे भी एम आई। अब बच्चों यहां कंफ्यूज मत होइएगा आप, क्योंकि यहां मास ऑफ आइस लिया है, तो ये आइस वाटर में चेंज हुआ और अब इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो मास तो वही रहेगा ना, इसलिए हम यहां भी एम आई लिख रहे हैं, तो यहां पे भी एम आई लिख देते हैं, वैल्यू तो वही रहेगा। तो अब देखिए ये एक बार लिख देता हूं मैं यहां पे, एम आई इंटू एल प्लस एम आई सी डेल्टा टी, है ना। अब ये इसके इक्वल होगा, ये हीट एनर्जी कितना लूज करेगा वाटर, तो यहां पे लिख देते हैं एम डब्ल्यू सी डब्ल्यू डेल्टा टी, कितना लूज कर रहा है, तो एम डब्ल्यू सी डब्ल्यू डेल्टा टी। बच्चों यहां पे भी मैं सी डब्ल्यू लिख दूं क्या, क्योंकि यहाँ पे वाटर है ना, तो वाटर के ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहां लेना पड़ेगा ना, तो यहाँ सी डब्ल्यू लिख लेते हैं, सी डब्ल्यू। ओके, एम आई यहां से कॉमन ले सकते हैं, चलिए कॉमन लेते हैं, और एम आई का वैल्यू हमें दिख रहा है, मास ऑफ आइस कितना था 40 ग्राम, मास ऑफ आइस कितना था 40 ग्राम, तो कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या है एल, एल का वैल्यू आपके पास दिया गया। अब देखिए बच्चों फिर से वही चीज, ये जूल पर केजी पर केल्विन, जूल पर केजी दिया गया है, लेकिन मास यहाँ ग्राम ग्राम में दिख रहा है, तो हम या तो ग्राम को चेंज कर लेंगे केजी में, या एक और काम कर सकते हैं, मैं आपको इस क्वेश्चन की हेल्प से बता देता हूं। ये 4200 जूल पर केजी पर केल्विन है, तो अगर पूरे 1 केजी के लिए 4200 जूल लग रहा है, तो हर एक ग्राम के लिए कितना लगेगा 4.2, इसीलिए आपको इसके पहले दिख रहा होगा 4.2, अब यहाँ 42,000 दिख रहा है, तो आप वो भी काम कर सकते हैं। तो हम यहाँ L के लिए ये 1000 हटा देंगे सिर्फ, तो यहाँ जूल पर केजी है तो 1000 है, जूल पर ग्राम लेंगे तो 1000 हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 336 जूल पर ग्राम, प्लस CW का वैल्यू फिर वही 4.2 ले लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी कितना है, CW मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, ये वाला पार्ट ले रहे हैं हम, CW है ना। तो ये कितना से बढ़ा टेम्परेचर, 0 से बढ़ के कहां तक आया, T तक, तो T माइनस 0 कर देंगे, मतलब T। अब ये देखिए मास ऑफ वाटर हमारे पास गिवन है कितना है 200 ग्राम, मल्टीप्लाइड बाय CW दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 4.2, और डेल्टा टी कितना है, देखिए 50 से कम होके कहां तक आया T तक, तो इसके लिए डेल्टा टी क्या हो जाए 50 माइनस टी, है ना। ये चीज यहाँ कंटिन्यूएशन में। अब देखिए क्या करेंगे, यहां से आपको दिख रहा होगा 40 से ये 5 टाइम्स में कट जाएगा 200, तो इधर बचा क्या 336 प्लस 4.2 टी इक्वल, ये 40 से 5 टाइम्स में कैंसिल हो गया 200, तो 5 इंटू 4.2 और ब्रैकेट में तो 50 माइनस टी था ही, तो देखिए क्या हो गया 336 प्लस 4.2 टी इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 21 50 माइनस टी, 336 प्लस 4.2 टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1050 माइनस 21 टी। अब देखिए बच्चों ये सारा कैलकुलेशन का पार्ट है, मैथ जो आपका फिजिक्स का पार्ट था वो ये सब था कि क्या क्या सोचना है, कैसे सोचना है। अब हम यहां तक पहुंच गए, तो इसके आगे आप कर सकते हैं, फिर भी मैं कर देता हूं आपके लिए। तो ये 4.2 टी है, उधर 21 टी है, तो ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 21 टी प्लस 4.2 टी, और ये 336 उधर जाएगा तो माइनस 1050 माइनस 336, ये आ जाएगा बच्चों आपके पास 25.2 टी, और ये हो जाएगा इतना, है ना। एक बार मैं देख लेता हूं, सही, तो आप यहां से टी का वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों, दैट इज 7140, और ये उधर डिवीजन में चल जाएगा, तो 25.2 रहेगा, जिसको आप डेसिमल हटाएंगे तो फिर यहाँ पे एक जीरो आप डाल देंगे, है ना, ये डेसिमल हटेगा तो एक जीरो आ जाएगा यहाँ पे, मतलब 7140 बाई 252। अब इसको आप सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये चीज आ जाएगा आपका इतना 28.33 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे बढ़ते हैं, एंड आई होप कि आप ये कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 250 ग्राम ऑफ वाटर है, दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस, इज कंटेन्ड इन अ कॉपर वेसल। अब देखिए हमारे पास कॉपर वेसल है, इसमें हमने वाटर रखा है 30 डिग्री सेल्सियस पे, तो वाटर 30 डिग्री सेल्सियस पे मतलब रूम टेम्परेचर पे, तो ये हमारा कैलोरीमीटर, मतलब हमारा जो कॉपर वेसल है वो भी कितने पे होगा, रूम टेम्परेचर पे, मतलब 30 डिग्री सेल्सियस पे। जब भी किसी क्वेश्चन में बताया नहीं जाए ना बच्चों कि ये जिस चीज में रखा है, जिस कंटेनर में रखा है, उसका टेम्परेचर कितना है, तो आप जो चीज ले रहे हैं, जैसे वाटर ले रहे हैं, तो वाटर 30 डिग्री पे, तो कॉपर वेसल भी कितने पे होगा 30 डिग्री सेल्सियस पे। अब देखिए होने क्या वाला है, हमारे पास है वाटर, वाटर है कितने पे एट 30 डिग्री सेल्सियस,
और जो हमारा कॉपर वेसल है, यहां लिख देता हूं, कॉपर वेसल भी कितने पे है, 30 डिग्री सेल्सियस पे। कॉपर वेसल का मास दिया गया है, वाटर का मास ऐसे लिख दे, मास ऑफ वाटर है 250 ग्राम, और मास ऑफ कॉपर मैं ऐसे लिख देता हूं बच्चों, Cu, कॉपर का सिंबल दे दिया है, मास ऑफ कॉपर वेसल कितना है, 50 ग्राम। अब देखिए क्या होगा, कैलकुलेट द मास ऑफ आइस रिक्वायर्ड टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ वेसल एंड इट्स कंटेंट्स टू 5 डिग्री सेल्सियस। कंटेंट्स मतलब जो जो चीज वो कॉपर वेसल के अंदर डाला गया है, तो क्या क्या डाला गया है, वाटर डाला गया है और आइस डाला गया है, मतलब हमारा फाइनल टेम्परेचर इन सब चीजों का क्या होना चाहिए, 5 डिग्री सेल्सियस। तो आइस हमारे पास कितना है ये नहीं पता है, और आइस का कोई टेम्परेचर आपको नहीं दिख रहा है ना कि आइस का टेम्परेचर क्या है, नहीं, तो हम क्या लेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस। अब मास ऑफ आइस हमें पता नहीं है कि ये सारा काम करने के लिए, ताकि फाइनल टेम्परेचर जो हमारा इन सब चीजों का है वो 5 डिग्री सेल्सियस है, उसका मास नहीं पता आइस का, तो हम एमआई लेट कर लेते हैं। अब ये आइस क्या करेगा, ये तो हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा और अपना टेम्परेचर, अपना फेज चेंज करेगा, मतलब अपना स्टेट चेंज करेगा। तो ये हीट एनर्जी गेन करने वाला आइस और लूज करने वाला कौन कौन है, देखिए, वाटर हीट एनर्जी लूज करेगा और कॉपर वेसल भी हीट एनर्जी लूज करेगा, है ना। फाइनल टेम्परेचर हमें दिख रहा है बच्चों, यही है हमारा फाइनल टेम्परेचर, 5 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर का टेम्परेचर यहां से कम होके कहां तक आएगा, 5 डिग्री सेल्सियस तक। लाइकवाइज ये कॉपर वेसल का भी टेम्परेचर कम होके कहां तक आएगा, 5 डिग्री सेल्सियस। लेकिन गेन करने वाला सिर्फ कौन है, आइस। तो ये हीट एनर्जी गेन करके पहले चेंज हो जाएगा किसमें, वाटर में, सेम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, और हीट एनर्जी ये गेन करेगा तब इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, और अब ये आ जाएगा 0 से बढ़ के 5 तक। तो यहां आपको दिख रहा है ये चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर, तो यहाँ फॉर्मूला क्या लेंगे, mc डेल्टा टी, mc डेल्टा टी। यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज ऑफ फेज, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लेंगे, ml। यहाँ हो रहा है चेंज ऑफ टेम्परेचर, तो यहाँ mc डेल्टा टी। अब आप फिर से वही अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री करेंगे। हीट एनर्जी लॉस्ट बाय वाटर, चलिए मैं लिख देता हूं, हीट लॉस्ट बाय वाटर प्लस हीट लॉस्ट बाय कॉपर वेसल, ये दोनों मिलके जो हीट लूज कर रहे हैं वो गेन कौन कर रहा है, सिर्फ आइस, तो हीट गेन्ड बाय आइस। अब देखिए यहां पे लिख लेते हैं, हीट लॉस बाय वाटर के लिए क्या करेंगे, एम सी डेल्टा टी, तो एम डब्ल्यू सी डब्ल्यू डेल्टा टी। यहां पे तो एम मास ऑफ कॉपर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर, और डेल्टा टी। देखिए सारा चीज का आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन है। अब यहाँ ग्राम 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 सब जगह ग्राम दिख रहा है, लेकिन यहाँ जूल पर केजी, जूल पर केजी पर केल्विन, जूल पर केजी पर केल्विन दिख रहा है। तो आप मास को या तो केजी में चेंज कर लीजिए या फिर इसी को आप जूल पर ग्राम में ले लीजिए, है ना। तो अब देखिए क्या करेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर हमें दिया गया है, तो एम डब्ल्यू मास ऑफ वाटर कितना है 250 मल्टीप्लाइड बाई सी डब्ल्यू। तो हम यहाँ क्या करेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर जूल पर केजी पर केल्विन दिया, तो हम इसको जूल पर ग्राम में ले लें तो कितना हो जाएगा 4.2 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी का वैल्यू देखिए 30 से कम होकर 5 तक आया, मतलब 25 से कम हो गया, प्लस हीट लॉस्ट बाय कॉपर वेसल, मास हमारे पास दिया गया है 50 ग्राम, है ना, MCU मतलब मास ऑफ कॉपर वेसल। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर देखिए दिखाओ 400 जूल पर केजी पर केल्विन, तो अगर 1 केजी के लिए 400 लग रहा है तो 1 ग्राम के लिए कितना 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना 0.4। और डेल्टा टी कितना है हमारे पास दिख रहा है, टेम्परेचर 50 से कम होके 30 से कम होके 5 तक है, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस। हीट गेन्ड बाय आइस कितना होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, चेंज ऑफ फेज हो रहा था पहले ml, और यहाँ चेंज इन टेम्परेचर हो रहा था mc डेल्टा टी। तो मास ऑफ आइस हमारे पास गिवन है कितना है, अच्छा मास ऑफ आइस तो हमें पता करना है, तो एक स्टेप में लिख देता हूं बच्चों आपके लिए, ml ये कितना mil, फिर यहां भी mi और Cw लेंगे क्योंकि ये वाटर है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। अब देखिए बच्चों ये Mi यहां पे लिखा है, तो यहां भी Mi क्यों लिया है जबकि ये वाटर है, क्योंकि मास तो वही रह जाएगा, इसलिए सिर्फ नाम है ये Mi मास, ठीक है। तो MIL प्लस MICW डेल्टा टी। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, जैसे Mi तो आपको पता ही करना है, तो आप ये वाला पार्ट ये सॉल्व करिएंगे, जैसे मैं थोड़ा सा कर देता हूं आपके लिए, जैसे यहां से ये हो जाएगा 25, डेसिमल इसका हट जाएगा 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 42 इंटू 25 प्लस ये इसका भी डेसिमल हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 और 20 इंटू
मतलब ये हो जाएगा 500 इक्वल, यहां से mi कॉमन ले लेंगे, मास ऑफ आइस बचा क्या, L का वैल्यू देखिए 336 इतना इंटू 10 टू द पावर 3, तो हमें तो पर ग्राम में चाहिए ना, तो हम डायरेक्टली क्या लिख लेंगे 336 जूल पर ग्राम प्लस CW स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर चाहिए, फिर से यहां पे देखिए ये दोनों ऐड करेंगे ना, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर हम कितना लेंगे 4.2 और मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी, तो डेल्टा टी कितना देखिए 0 से बढ़ के कहां तक आया 5 तक, मतलब 5 है ना। अब देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे तो 625 25 इंटू 25 प्लस 42 प्लस 500 इक्वल mi, ये हो जाएगा बच्चों आपका 336 प्लस ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 21। अब आप यहां से मास ऑफ आइस निकाल सकते हैं, ये जो कुछ भी वैल्यू आएगा इसको आप इधर डिवीजन में भेज देंगे, है ना। मतलब 625 मल्टीप्लाइड बाई 42 प्लस 500 और ये चीज आ जाएगा डिवीजन में, मतलब ये हो जाएगा 357 ऐसे। तो आप ये चीज सॉल्व करेंगे तो एक इसमें आ जाएगा ग्राम में आ जाएगा आपका मास, है ना। बच्चों क्वेश्चन देखने में बड़ा था, लेकिन इतने दूर आपको दिख रहा है 3 लाइन तो सिर्फ एडिशनल है, आपका डेटा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 kg ऑफ आइस। अगेन ये चीज, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बच्चे फंसते हैं, क्या दिक्कत आती है मैं आपको बताता हूं। 2 kg ऑफ आइस है जो मेल्ट करा है, कब, व्हेन 100 डिग्री सेल्सियस जो वाटर था उसको हमने एक होल ड्रिल करके उस ब्लॉक ऑफ आइस में डाला है। अब बच्चे ये सोचते हैं कि 200 kg आइस था पिघल गया, नहीं, ऐसा नहीं बोला जा रहा है। हमारे पास एक क्यूब है, ये जो ब्लॉक ऑफ आइस है, हमारे पास ये जो ब्लॉक ऑफ आइस है, ये हमें पता ही नहीं कि कितना केजी का है, हो सकता है 10 केजी का, हो सकता है 5 केजी का, हो सकता है 20 केजी का हो। हमने इसमें क्या किया है, इसमें हमने एक होल किया और इस होल को करके एक होल किया हमने इसमें, और इस होल से हमने क्या इसमें डाला, वाटर डाला, और वो वाटर कितने पे था 100 डिग्री सेल्सियस पे था। तो ये पूरे के पूरे ब्लॉक में से कितना केजी आइस मेल्ट किया, 2 केजी आइस मेल्ट किया, मतलब बाकी का आइस मेल्ट नहीं कर रहा है। तो अगर पूरा आइस मेल्ट करता तब तो फिर चेंज इन टेम्परेचर होता, लेकिन अगर मान लीजिए पूरा 10 केजी का ब्लॉक था, इसमें से 2 ही केजी मेल्ट किया, तो अभी फाइनल टेम्परेचर कितना दिखेगा 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये जो वाटर हम इसमें डालने वाले थे उसका टेम्परेचर 100 से कम होके कहां तक आ जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस तक। तो यही है हमारा फाइनल टेम्परेचर, क्योंकि पूरा आइस मेल्ट नहीं किया है, हमारे पास जो ये ब्लॉक ऑफ आइस था उसमें से सिर्फ 2 केजी आइस मेल्ट किया और बाकी अभी है आइस ही है। तो फाइनल टेम्परेचर हमारा क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस। आइस हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करके मेल्ट कर रहा है और ये वाटर हीट एनर्जी लूज करके इसका टेम्परेचर 100 से कम होके कहां तक आ जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस तक। ये मैंने आपको एक पिक्चराइजेशन दिखा दिया इसका। अब चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। तो हमारे पास आइस है 0 डिग्री सेल्सियस ऑब्वियसली, तो ये आइस मेल्ट करेगा और किसमें चेंज हो जाएगा वाटर में। तो कितना आइस मेल्ट कर रहा है, हमारे पास कितना आइस है, हमारे पास आइस पूरा तो कितना है पता नहीं है, कितना आइस मेल्ट कर रहा है ये पता है, तो यहां लिख देते हैं मास ऑफ आइस हमारे पास कितना है 2 kg, है ना। तो चेंज इन टेम्परेचर है तो चेंज इन फेज है, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर है, तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा। और इधर हमारे पास क्या है, वाटर है जो कि कितने पे था 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसका टेम्परेचर कम होने लगेगा। ये जो वाटर खौलता हुआ पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी था जो हमने ब्लॉक ऑफ आइस में डाला है, पोर किया है, तो उसका टेम्परेचर ये हीट एनर्जी लूज करेगा और अपना टेम्परेचर कम करता हुआ कहां तक आ जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस तक। और ये हीट एनर्जी गेन करके पिघल के किस में आ जाएगा, वाटर में चेंज हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे फॉर्मूला ml लेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला क्या लेंगे mc डेल्टा टी, यहाँ सारे जगह mw cw क्योंकि वाटर है। यहाँ पे क्या लेंगे मास ऑफ आइस। देखिए अब आपको पता क्या करना है, मास ऑफ वाटर कितना था, ये सारा चीज करने में ये मान लीजिए 10 केजी का ब्लॉक था इसका, उसमें से 2 केजी को मेल्ट करवाने के लिए कितने वाटर का जरूरत पड़ा ये पता करना है। तो अगेन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट गेन्ड बाय आइस विल बी इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय वाटर। तो हम ऐसे लिखेंगे MIL किसके इक्वल होगा, ये कितना हीट एनर्जी गेन कर रहा है MIL, जो किसके इक्वल होगा MWCW डेल्टा टी। बस एक लाइन में क्वेश्चन बनेगा बच्चों, है ना।
अब देखिए फाइनल टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस है, ये सिर्फ आपको समझना था। mi का वैल्यू दिया गया है 2 kg, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस ये जूल पर केजी में दिया है, तो अब कोई दिक्कत ही नहीं, यहां भी केजी यहां भी केजी, तो 336 इंटू 10 टू द पावर 3 mw। मास ऑफ वाटर तो हमें पता करना था, Cw मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज नोन टू अस, दैट इज 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। और डेल्टा टी देखिए क्या है, 100 से कम होके कहां तक आ गया, 0 तक, मतलब कितना चेंज हो गया टेम्परेचर में, 100 डिग्री सेल्सियस या 100 केल्विन। अब आप यहां से mw मतलब मास ऑफ वाटर फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए क्या हो जाएगा, इट विल बी 2 इंटू 336 इंटू 10 टू द पावर 3। बच्चों जब भी ये बड़ा बड़ा वैल्यू ऐसे है ना, तो आप सबसे लास्ट स्टेप में कैलकुलेशन करिएगा, थोड़ा काम आसान हो जाता है। अब यहां से मास ऑफ वाटर हमें फाइंड करना था, तो मास ऑफ वाटर फाइंड करना था, बाकी सारा चीज उधर भेज देते, तो देखिए क्या हो जाएगा 42, और यहां कितना जीरो है, 4 जीरो है ना, तो 42 इंटू 10 टू द पावर 4। अब आप ये सारा चीज फाइंड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो आपको वैल्यू मिल जाएगा किसमें, केजी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 100 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। हमारे पास आइस कितने पे है, -10 डिग्री सेल्सियस पे है, और इसको चेंज किस में करना है, वाटर में चेंज करना है एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब हर जगह बच्चों काम वही है, हम स्टेप वाइज देखते हैं, आइस चेंज हुआ वाटर में, वाटर का टेम्परेचर बढ़ा, ऐसे करके। तो आइस का पहले ये क्या होगा, देखिए आइस पहले हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करके अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा, -10 से आएगा 0 पे, क्योंकि यही इसका मेल्टिंग पॉइंट है। अब ये और हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, आइस चेंज हो जाएगा वाटर में, मतलब चेंज ऑफ फेज, तो टेम्परेचर 0 का 0 ही रह गया। अब ये वाटर जब पूरा का पूरा आइस वाटर में चेंज हो गया, तब ये और हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा वाटर, और अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा, और कहां तक आएगा, 100 डिग्री सेल्सियस तक। तो 100 डिग्री सेल्सियस तक आए। अब देखिए 3 स्टेप्स है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, हमें तो तरीका पता चल गया है, हम सारा क्वेश्चन ऐसे ही बनाने वाले कैलोरीमेट्री का। अब देखिए यहाँ पे ये चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, -10 से 0 है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एम सी डेल्टा टी। अब आइस है तो एम आई सी आई, फिर यहाँ चेंज ऑफ फेज हो रहा है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो एम एल। फिर यहाँ चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, 0 से बढ़ के 100 तक आया, तो यहाँ क्या लेंगे। अब देखिए बच्चों, एम आई मास जो था हमारा आइस का कितना था, 100 ग्राम, तो हर जगह वही चीज रहेगा ना, इसलिए मैं यहाँ एम आई लिख रहा हूं, आगे भी एम आई लिख देंगे, क्योंकि वाटर है लेकिन मास तो वही कंटिन्यूएशन में रहेगा ना, तो आप बस इससे कंफ्यूज मत हो जाएगा। तो एम आई मास ऑफ आइस, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसका लेंगे, वाटर का, ये वाटर में चेंज हो चुका है, तो सी डब्ल्यू डेल्टा। तो टोटल हीट एनर्जी कितना है इसको देना पड़ेगा, ये हमें फाइंड करना है। तो क्यू टोटल मतलब टोटल हीट एनर्जी रिलीज क्या हो जाएगा, देखिए एम आई सी आई डेल्टा टी, वैल्यू लिखते चलते हैं। मास ऑफ आइस कितना है, 100 ग्राम, सी आई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब देखिए ये जूल पर ग्राम है और यहां भी ग्राम है, चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो 2.1। डेल्टा टी कितना, -10 से कम हो गया है 0 तक, तो कितना चेंज हुआ टेम्परेचर में, 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन। अब इसमें ऐड करेंगे ये, क्योंकि अब ये हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करके और मेल्ट करेगा, आइस चेंज हो जाएगा वाटर में, तो एम आई वही मास वही लेंगे 100 ग्राम, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस दिया गया आपके पास, एल का वैल्यू 336 जूल पर ग्राम, और फिर क्या ऐड करेंगे इसमें, ये वाला मास ऑफ आइस, तो फिर वही रखेंगे 100 ग्राम, और Cw स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर लेंगे, क्योंकि वाटर में चेंज हो गया, तो 4.2 इंटू डेल्टा टी कितना होगा बच्चों, देखिए 0 से बढ़ के कहां तक है, 100 तक, मतलब डेल्टा टी की जगह क्या लिखेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस या 100 केल्विन। तो ये आ जाएगा बच्चों आपका क्यू टोटल। थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, ये आप यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2100 प्लस 33600 प्लस ये हो जाएगा 4, इतना है ना, इतना हीट एनर्जी चाहिए। अब इन सबको आप ऐड करेंगे तो यू विल गेट द टोटल हीट एनर्जी अब्सॉर्ब बाय आइस टू चेंज इनटू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब मान लीजिए ये बोलता कि नहीं वाटर नहीं, स्टीम में चेंज हो गया, तब फिर क्या करते, एक स्टेप और आता, ये वाटर किस में चेंज होता, स्टीम में। अब यहाँ पे स्टीम में चेंज होता तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता, तो फिर कौन सा फॉर्मूला, m इंटू एल लगाते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड दिस वन इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। एंड आई नो कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है बच्चों, क्योंकि ऑब्वियसली सारा चीज जब समझाते हुए चला जाए ना, तो थोड़ा टाइम लगता है और वीडियो लंबा हो जाता है, बट बी पेशेंट, और आप अगर पेशेंटली इन सारे चीजों को देखते चलेंगे, तो आई अश्योर यू पीपल कि आपका कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है फिजिक्स में जो आपको परेशान करे।
चलिए, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए आइस है -10 डिग्री सेल्सियस पे और इसको कन्वर्ट किस में करना है, टू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें हीट एनर्जी दिया गया है ना। तो पहले ये आइस क्या करेगा, पहले हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा और ये अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा, -10 से आएगा 0 तक, और हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा तो ये अपना चेंज हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट पे आ चुका है। तो आइस अब किस में चेंज हो जाएगा, वाटर में एट 0 डिग्री सेल्सियस। और इस वाटर को कहां तक ले जाना है, 100 डिग्री सेल्सियस तक। तो अब ये और हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा और ये 0 से बढ़ के कहां तक आएगा, 100 डिग्री सेल्सियस तक आएगा। अब आपको दिख रहा है यहां चेंज इन टेम्परेचर है, तो फॉर्मूला एम, मास ऑफ आइस ले रहे हैं बच्चों, तो एम आई सी आई डेल्टा टी। यहां पे चेंज ऑफ फेज हो रहा है तो एम एल, मास वही लेंगे तो एम आई एल, और यहाँ पे चेंज ऑफ टेम्परेचर हो रहा है तो यहाँ पे क्या लेंगे, एम आई सी डब्ल्यू डेल्टा टी, क्योंकि मास तो वही रहेगा ना कंटिन्यूएशन में, सी डब्ल्यू क्यों, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है। अब ये टोटल हीट एनर्जी हमें दिया गया कि इतना है टोटल हीट एनर्जी, मतलब एम आई सी आई डेल्टा टी प्लस एम आई एल प्लस एम आई सी डब्ल्यू डेल्टा टी, ये सब मिला के कितना हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करना पड़ा है आइस को ताकि वो वाटर में चेंज हो जाए, इतना हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करना पड़ा है। अब देखिए आपको फाइंड क्या करना है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस पता करना है। तो जो जो चीज वैल्यू पता है आपको आप रख दीजिए। यहाँ पे आपके पास 1 kg आइस दिया है, ठीक है, तो सब में 1 kg कॉमन ले लेंगे। चलिए 1 kg कॉमन लेते हैं, सी आई का वैल्यू आपके पास दिया गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ, तो ये 2100 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी कितना है, देखिए -10 से बढ़ के 0 तक आया, मतलब 10 प्लस एम आई तो कॉमन ले चुके हैं 1 kg, है ना, और एल का वैल्यू आपके पास फाइंड करना है, आपको स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे एल बचा प्लस एम आई तो कॉमन ले ही चुके, सी डब्ल्यू आपके पास दिया गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दैट इज 4200, और डेल्टा टी देखिए कितना बढ़ गया, 0 से बढ़ के 100 तक आया, मतलब डेल्टा टी की जगह क्या लेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस या 100 केल्विन। अब देखिए बच्चों ये चीज आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एल। चलिए 1 का तो मल्टीप्लाई भी करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 1 हटा देते हैं यहां से, 1 मल्टीप्लाई करें तब भी वही रहेगा। तो ये हो गया इतना प्लस एल प्लस 4 2 और ये 4 जीरो जिस पे। अब ये देखिए ये चीज आप सॉल्व कर सकते हैं यहां से। चलिए एक स्टेप और कर देते हैं, 0 0 0 और फिर 1 और फिर 4, है ना, ऐसा, ठीक। तो ये इतना प्लस एल आ जाएगा आपके पास, और यहां से आप एल का वैल्यू पता कर सकते हैं। तो इट विल बी, ये उधर जाएगा माइनस होगा तो 0 0, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो इट विल बी इतना। अब देखिए आप कैसे भी फाइंड करें, कितना सारा क्वेश्चन हमें मिला, ये हमें पता है कि स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इतना होता है, तो आने वाला तो इतना ही, हाँ, लेकिन हमें ये दिखाना था कि कैसे आ रहा है ना। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बच्चों, और इस क्वेश्चन को करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, ये जितने भी क्लासेस हैं आपके, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट्स बताता हूं किसी भी चैप्टर का, फिजिक्स का या जो न्यूमेरिकल्स का जो सॉल्यूशन है, बच्चों को मैंने देखा कि वो परेशान होते हैं न्यूमेरिकल्स बनाने में, तो आपके मदद के लिए ये सारा चीज मैं करता जा रहा हूं, एंड इट इज कंप्लीटली फ्री। द ओनली थिंग आई वॉन्ट यू टू डू इज, आप जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके बैचमेट्स हैं, आप उनसे इसको शेयर करिए ताकि ये चैनल का रीच बढ़े और ये ज्यादा से ज्यादा लर्नर्स के पास पहुंचे और लोगों को पता चले कि अच्छा चलो ये सब्जेक्ट इतना भी मुश्किल नहीं है, हम इससे सीख सकते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखे तो, है ना। चलिए देखते हैं, 200 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट्स इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए आइस है हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस पे और इसको चेंज किस में होना है, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस पे इसको चेंज होना है इन 1 मिनट। चलिए अब देखिए आइस वाटर में चेंज हो रहा है, मास दिया गया है, मास ऑफ आइस है 200 ग्राम, तो ये सब कुछ होने में कितना टाइम लगा, 1 मिनट। तो हम पहले ये पता कर लेते हैं कि इसको ये चेंज होने में कितना एनर्जी गेन करना पड़ा। तो MIL, आइस इतना हीट एनर्जी गेन करेगा तो वाटर में चेंज हो जाएगा, तो हम ये पहले फाइंड कर लेते हैं हीट एनर्जी कितना है। MI 200 ग्राम, L का वैल्यू दिया गया है 336 जूल पर ग्राम, तो यहां भी ग्राम है, चेंज करने की जरूरत नहीं है, इतना।
अभी आप सॉल्व करेंगे तो ये, अभी फिलहाल इसको हम यही रहने देते हैं। अब देखिए ये हीट एनर्जी है, इतना हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करके आइस चेंज हो गया वाटर में, और इसमें टाइम कितना लगा 1 मिनट। तो हम टाइम को लिख लेते हैं सेकेंड में, 1 मिनट है मतलब 60 सेकेंड। अब देखिए बच्चों, आपको पता क्या करना है कि इन हाउ मच टाइम, मान लीजिए हमारे पास कोई सोर्स है जिससे इसको हीट मिल रहा है, मान लेते हीटर ही है, तो वो हीटर कितना टाइम लगा रहा है ये सब कुछ करने में, 60 सेकेंड लगा रहा है। तो हम उस अप्लायंस का, उस डिवाइस का पावर फाइंड कर लेते हैं पहले। तो ये क्या हो जाएगा, Q बाई टी, एनर्जी बाई टाइम। तो देखिए क्या होगा, 200 मल्टीप्लाइड बाई 336 डिवाइड बाय टाइम है 60। तो यहां से आप ये करेंगे तो ये आ जाएगा, ये तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा, है ना, ये इतना आ जाएगा। अब देखिए ये आ गया इतना वॉट, जूल और सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड मतलब वॉट में आ गया, पावर आ गया। अब पता क्या करना है कि अब हमारे पास 200 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस पे, वाटर है हमारे पास कितना, 0 डिग्री सेल्सियस पे, और इसको गर्म करके कहां तक ले जाना है, 20 डिग्री सेल्सियस तक। तो वाटर 0 डिग्री से 20 डिग्री तक ले जाना है, तो इसको कितना हीट अब्सॉर्ब करना पड़ेगा, जो भी हमारा डिवाइस है, जो भी हमारा अप्लायंस है, वो इसको कितना हीट एनर्जी देना पड़ेगा वाटर को गर्म करने के लिए। तो ये पहले फाइंड कर लेते हैं। चलिए यहां पे मैंने इसको Q1 बोल दिया और इसको Q2 बोल देते हैं। तो कितना करेगा, देखिए MW CW डेल्टा T, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर है, यहाँ चेंज इन फेज था। तो MW का वैल्यू मास ऑफ आइस, तो मास ऑफ वाटर हमारा 200 ग्राम गिवन है, और CW दैट इज, हमें ये चीज करना है। अब देखिए बच्चों, यहां पे CW का वैल्यू नहीं दिया ना, बहुत बार ऐसा होता है क्वेश्चंस में कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर का वैल्यू दिया नहीं रहता, तो आपको पता होना चाहिए, इट इज अंडरस्टूड, क्योंकि काफी कॉमन है। तो ये हो जाएगा 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन, है ना, क्योंकि यहां ग्राम दिख रहा है, तो हम वाटर का भी ग्राम में लेंगे। डेल्टा टी देखिए 0 से बढ़ के 20 मतलब 20 डिग्री सेल्सियस या 20 केल्विन, हीट एनर्जी हमारा आ गया। अब देखिए पावर पता है और एनर्जी पता है, तो हम यहां से टाइम का पता कर सकते हैं कि ये सारा चीज करने में कितना टाइम लगा होगा उस अप्लायंस को। तो हम क्या करेंगे, पावर क्या हो जाएगा, एनर्जी बाई टाइम। चलिए यहां पे भी T1 ये सब बोल देते हैं, और ये T2 कि इस बार टाइम कितना लगने वाला। तो पावर हमें दिख रहा है बच्चों, देखिए ये मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया था क्योंकि मुझे पता है आगे जाके सारा चीज थोड़ा आसान हो जाता है, कट जाता है खुद ही। तो ये हो गया 20 मल्टीप्लाइड बाई 56, ये था पावर का वैल्यू रख दिया। Q2 ये है, तो ये देखिए ये डेसिमल हट जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा आपका 200 इंटू, ये डेसिमल हट गया तो इट विल बी 84, है ना, ये इतना जूल हो गया, और डिवीजन में टाइम T2। तो आपको दिख रहा है यहां से कि ये T2 हम फाइंड कर सकते हैं। वैसे तो ये 20 से 10 टाइम्स में कैंसिल होता दिख रहा है मुझे, तो मैं कर ही देता हूं। 56 मल्टीप्लाइड बाई T2, 20 से 10 टाइम्स में कटेगा बच्चों, तो इधर क्या बचेगा, कुछ नहीं, 1 बचा। T2 इंटू 56, और इधर बच जाएगा 10 मतलब 840, है ना। अब देखिए आप यहां से T2 का वैल्यू निकाल सकते हैं, T2 आ जाएगा 840 बाई 56, और आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी वैल्यू है, इतना सेकंड आ गया, है ना। तो ये सारा चीज हमने कर लिया बच्चों, एंड आई होप कि आपको ये जो हमने किया है इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में, वो आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।